थोड़ा बताइएगा तो मुझे, चरखी दादरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ था कुछ साल पहले? आप लोगों के लिए ये सवाल हो सकता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां आप लोगों की कुंडली का सवाल, आप लोगों ने जो भी मुझे कमेंट के माध्यम से भेजे हैं उन सभी कुंडलियों में से 10 कुंडलियों के साथ उपस्थित हूं। शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम निखिल मेहरा जी से। ये लगातार कई दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे। आप लोगों में से कोई भी दर्शक ये कभी ना विचार करे कि मैं आपका कार्यक्रम या फिर आपने मेरे कार्यक्रम के कमेंट में अगर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है या कुछ भी लिखा है तो वो मैं नहीं देखता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबका उत्तर मैं खुद देता हूँ, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर जिनकी कुंडली का चुनाव नहीं हुआ है धैर्य रखेंगे, अगली बार में जरूर 10 लोगों में से किसी एक दिन आपका नाम जरूर आ जाएगा। उसके बाद अगर जिनका सवाल मैंने नहीं लिया है तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने डिटेल अच्छे से ना रखे हों। कारण क्योंकि आप जो जन्म स्थान दिए हैं, किसी ने दिया था कोई ऐसा जगह जो मैंने कंप्यूटर पर फीड किया तो वो आ ही नहीं रहा था। एक श्रद्धा दीक्षित जी हैं, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं लिखा है, सिर्फ समय लिख करके और छोड़ दिया है। अगर आप ऐसे डिटेल देंगे तो मैं क्या उसमें वो कुछ कर पाऊंगा। इस वजह से पहले ध्यान से लिखें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। निखिल मेहरा जी, आज आपके ही कार्यक्रम की शुरुआत आपके ही नाम से। 18 जनवरी 1993, 10:45, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। विचार करिए, निखिल जी की कुंडली बनती है मीन लग्न की। मीन लग्न की कुंडली बनी, लग्नेश बनते हैं गुरु, जाकर के जन्म कुंडली के 7वें भाव में, यहाँ 12 नंबर लिखा है। गुरु बनते हैं लग्नेश, यहाँ जाकर के बैठे हैं कन्या की राशि में और यहाँ से लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस लग्नेश के ऊपर से अगर विचार करते हैं तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल यहाँ 4थे भाव में बैठ करके अपनी 4थी दृष्टि से लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। विवाह के लिए कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। दूसरी बात है, आपके मन की स्थिति को अगर मैं देख रहा हूं तो वो थोड़ा परेशान है। कारण क्योंकि यहां पे वो ग्रहण में है और राहु के साथ है। दूसरी बात है कि वो पक्ष बल से भी कमजोर दिख रहा है। सबसे पहले बता दूं, आपको शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। आप जवान हैं, पूजा करिए और पूजा कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपको मन को जीतना होगा, क्योंकि वो भटक रहा है, अमावस्या के निकट जा रहा है, वो परेशान है, स्वास्थ्य की समस्या को दे रहा है और खास करके अगर मैं समझता हूं तो पेट से संबंधित समस्या भी रहती होगी और मन में कई प्रकार का भय भी व्याप्त रहता है। अभी आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। किसी भी जातक की कुंडली में, याद रखिएगा, किसी भी जातक की कुंडली में उसके ग्रह तब तक अच्छे फल नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी दशा उसके अनुकूल न होती हो। अगर बात करते हैं तो अभी आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। केतु की दशा और केतु नीच का बैठा है। अब विचार करिए, यह दशा कैसे अच्छा हो सकती है, अच्छे आपके लिए परिणाम दे सकती है, जबकि नौमांस कुंडली में भी अगर मैं देखता हूं तो केतु 12वें बैठे हैं। ये थोड़ा कमजोर है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि लग्न के अधिपति की स्थिति अगर मैं देखता हूं तो वो कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं। ऊपर से लग्न पे शनि का प्रभाव है, क्योंकि यहां शनि बैठे हैं, वो तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। राहु का प्रभाव है, ये दोनों ही, राहु, शनि और गुरु, ये सब देख रहे हैं, जिसमें से गुरु थोड़े से अति शत्रु के भाव में जाने के कारण और अवस्थागत उनकी डिग्री देखिए 20 अंश पे हैं, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है। यानी कि लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति नीच का हुआ। मंगल केंद्र में आएगा, मंगल केंद्र में है, इस वजह से चंद्रमा का नीचत्व भंग भी होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी कुंडली में नीचत्व चंद्रमा का भंग हुआ है। परंतु चूंकि मंगल 4थे भाव में बैठा है ना, और 4थे भाव के मंगल सुख से, समृद्धि से, समाधान से और समस्या से, इन सभी चीजों से थोड़ा सा, जहां सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आदि से दूरी बना देते हैं, वहीं पे एक तरीके से देखें तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के कमजोर हो जाने से कहीं ना कहीं धन की स्थिति को भी मैं बहुत अच्छा कह सकता था, लेकिन दरअसल वो ग्रहण में है, इस वजह से धन रुक रुक करके आ रहा है। धन भाव के अधिपति मंगल बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में अपने भाव से तीसरे सुख भाव में बैठे हैं बुध की राशि में, और वो बुध आपकी कुंडली में एक तरीके से अगर मैं समझता हूं तो वो अस्त हो रहा है शत्रुग्रही मृत
मृत होकर के, यानी कि धन की स्थिति, तो धन भाव के अधिपति बने मंगल, वो यहां बैठे, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से उनको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ग्रह कभी फल नहीं करता है। और दूसरी बात कि लग्न पे अगर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, व्यक्तित्व निखर करके सामने आने के लिए और निखार कर लाने के लिए शिव जी की पूजा, सूर्य की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। तब मुझे लगता है कि नौकरी की स्थिति आपने पूछी है, नौकरी लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं यहाँ, ये ठीक है, बुध बैठे हैं ये ठीक है, शनि भी बैठे हैं अपनी राशि के, ये ठीक है, बल्कि नौमांस में तो मंगल अपनी राशि के हो रहे हैं और सूर्य भी पंचम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे ये स्थितियां कुछ नौमांस में जाकर के बेहतरीन हो रही है, गुरु उच्च के हो रहे हैं नौमांस कुंडली में, दशम भाव में, ये बेहतर बात है। मैं समझता हूं कि अभी आपको मेहनत ही करना चाहिए और पराक्रम ही करना चाहिए। दूसरी बात है कि केतु में गुरु अभी 2020 के 5वें नहीं 6ठे महीने में आए हैं, तो स्थितियां कुछ बदलेंगी, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के नौमांस में उच्चके हो रहे हैं और लग्न कुंडली में वो अति शत्रुग्रही हो रहे हैं। इस वजह से शुरुआत में वो थोड़े से कमजोर फल भी करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। नौकरी वगैरह के बारे में विचार करें तो आपकी कुंडली में नौकरी का योग है, क्योंकि जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अधिपति सूर्य लाभ भाव में जा रहे हैं, वो उनके अति विशिष्ट कारक का भाव होता है। सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, साथ ही साथ चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है, लेकिन वो कमजोर हो रहा है, नीच का है, ग्रहण में है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान कर रहा है। अभी आपको मेहनत करने का दौर आया है और इसे मेहनत में ही गुजारना चाहिए। जैसे ही आपकी कुंडली में शुक्र की दशा आएगी, शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रमेश होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं, हालांकि वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं कुंडली में, अगर मैं समझता हूं तो। हालांकि अवस्था के हिसाब से वो कमजोर नहीं है। अति मित्र की राशि में शुक्र का अंश जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के लिए 21 अंश 31 कला का है, ये ठीक है। 12वें भाव में जाकर के अष्टम भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा फल करेंगे। और आपको दूर जाकर के अगर कोई काम करना है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि लग्न पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है और 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो करिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली विशाल अंजना जी की है। यह है मध्य प्रदेश इंदौर से, 29 मई 2014:17। इन्होंने पूछा है नौकरी करूं या व्यवसाय। विचार करिए, आपकी कुंडली बुध से प्रभावित है। बुध से प्रभावित लोग कहीं ना कहीं व्यवसाय और व्यवसायिक सोच वाले होते हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, तो मन तो एक जगह स्थिर नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इस मन पे ही विजय प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। आपको सबसे पहले बता दूं, मंगल और सूर्य और शुक्र ये सभी आपकी कुंडली में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कन्या लग्न की कुंडली, लग्नेश जाकर के दशम स्थान में बैठे, यहाँ 6 नंबर लिखा, यहाँ के अधिपति दशम स्थान में बैठे, ये व्यक्ति के कुंडली में लक्ष्मी योग के निर्माता होते हैं। साथ ही साथ भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, शुक्र के साथ, वो अधिपति के साथ बैठे हैं और मंगल के साथ भी बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का पराक्रमेश होता है। पराक्रमेश भाग्य में बैठ करके पराक्रम को देखता है और शुक्र भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं। ये तीन ग्रहों का जब प्रभाव जन्म कुंडली में आपकी कुंडली पे पराक्रम भाव पे पड़ेगा, तो सोच के देखिए कि सूर्य यहाँ अति शत्रु की राशि में बैठे हैं और जब ये यहाँ देखेंगे तो कैसा भाव पैदा करेंगे। दरअसल वो मित्र की राशि से देखेंगे, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन अनस्टैब्लिशमेंट क्यों हो रहा है, दिमाग भटक क्यों रहा है, एक जगह टिक करके मेहनत और रिजर्व अपने आप को क्यों नहीं कर पाता है। कारण क्योंकि मन को आपने जीता नहीं है। दरअसल नौमांस कुंडली में चंद्रमा गुरु की राशि में बैठा है, लेकिन शनि के साथ भी बैठा है। गुरु और चंद्रमा भाग्य भाव में यहां बैठे हैं नौमांस कुंडली में, और इस आधार पर इसको कहीं ना कहीं ये चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह बनता है, ये बातें बनती हैं। अब मैं समझता हूं कि आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो बुध और शुक्र की स्थिति अगर मैं देखता हूं तो वो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। साथ ही साथ अगर ये मैं विचार करता हूं तो बुध अपनी राशि में और शुक्र अपनी राशि में, दोनों स्वतंत्र हो रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में नौकरी वगैरह का और भाग्य विधाता भी बन रहा है, ये अच्छी बात है भाग्य भाव में। और उसके बाद अगर मैं दशमांश कुंडली में आता हूं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों दशम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे वृषभ राशि के होकर के। व्यवसाय भी कर सकते हैं श्रीमान, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बुध से प्रभावित हैं। बुध आपकी कुंडली में स्वराशि का बैठा है, बाल अवस्था का है, वो भद्र योग लगा रहा है। नौमांस कुंडली में वो वृश्चिक का होकर के बैठा है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में जहां वो बैठा है वो पंचम भाव में आ रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से आप जो भी काम करेंगे आपको ज्ञान मिलता भी रहेगा और उससे आपको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति होते हैं मंगल, आपकी कुंडली में जाकर के पंचम में बैठे हैं। व्यक्ति
थोड़ा जीवन में भटकाव रखता है और कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि लग्न पे पापक ग्रह रूपी चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है। इस वजह से मन को भटका रहे हैं। बुध जो कि कहीं से भी किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट नहीं हो रहा है जिसको थोड़ी सी सबलता मिले, और वो परेशान भी दिख रहा है क्योंकि बुध के अगले ही भाव में राहु और पिछले ही भाव में सूर्य बैठे हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो परेशान थोड़ा सा दिख रहा है। गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं मन में व्याधि जैसा या मन संकुचित, परेशान, कंफ्यूज रहता है। राहु और केतु की स्थितियां जब ऐसी स्थिति में लाभ भाव से बन जाती हैं और उसका प्रभाव अगर देखता हूं तो पराक्रम को देख रहा है तो मेहनती तो हर जगह से आपको बनाता है, लेकिन एजुकेशन में कभी कभी वो बाधा भी दे देता है। साथ ही साथ अगर देखता हूं तो ऐसी स्थिति में आपके सप्तम भाव पे जब चंद्रमा बैठे हों और सप्तम भाव पे कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये मन को ही बहुत ज्यादा बेचैन कर बैठा है। आपके लिए सबसे ज्यादा जो समस्या का घर बनता है वो केतु की महादशा है, और केतु की दशा अब समाप्त होने वाली है 2021 के 9वें महीने में। तब तक ये आपको कंफ्यूजन में रखेगा क्योंकि वो आधा फल कर रहा है दरअसल, और मृतप्राय भी है, और केतु पंचम भाव में बैठा है। ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। गणेश जी की पूजा करिए, मन शांत रखिए, और तब तक 2021 का 9वां महीना, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, आपकी कुंडली के लिए बेहतरीन समय शुरू होने वाला हो जाएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली शशिकांत जी की है। यह है महाराष्ट्र, पुसाद जगह है। 18 अक्टूबर 1990, 21:45। श्रीमान ने पूछा है आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ये मेरी अंतिम चांस की परीक्षा होगी, अंतिम घड़ी है। अब विचार करिए, आपकी कुंडली को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप मिथुन लग्न से हैं, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा मुझे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के मिल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा आधा फल करते हैं, ऊपर से वो पापक भी हैं। तो मन को पहले एकदम जीतने का काम करिए। मन को जीतने का मतलब है कि मन में डर ना रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में योग है और श्रेष्ठ है। कारण क्योंकि जन्म कुंडली मिथुन की बनी, मिथुन राशि के अधिपति और मिथुन लग्न के अधिपति बने बुध, यहाँ 3 नंबर लिखा है, और मिथुन राशि के अधिपति होते हैं बुध, वो सुख भाव में बैठे हैं। ये बड़ा अच्छा है, और अपनी राशि के भद्र योग में है। श्रेष्ठ पद पे देने वाला और श्रेष्ठ पदों पे विभूषित करने वाला ये ग्रह होता है। दिग्बली होकर के शुक्र इनके साथ बैठे हैं, नीचत्व उनका भंग होगा, ये भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि दशा किसकी चल रही है। आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है शशिकांत जी, वो गुरु की चल रही है, और गुरु आपकी कुंडली के लिए होते हैं दशम भाव के अधिपति। दशमेश की जब दशा हो ना, तो व्यक्ति को सफलता मिल जाना चाहिए, और मिल भी जाता है। कारण क्योंकि दशम भाव में गुरु कारक भी होते हैं, दशम भाव से उनका लाभ देखने को मिलता है। दूसरी बात है, यहाँ के अधिपति हुए अपने भाव से 5वें बैठे और उच्च के बैठे धन भाव में, और साथ ही साथ बैठे हैं केतु के साथ, जो कि गुरुवत ही होता है, मंगलवत ही होता है। ये अच्छी बात है। आपकी कुंडली के लिए गुरु में शुक्र चल रहे हैं, और शुक्र आपकी कुंडली के लिए उनका नीचत्व भंग भी हो रहा है, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से शुक्र का नीचत्व भंग हो रहा है। इसमें कहीं से भी संशय वाली बात नहीं है। अगली परीक्षा जो भी आपकी हो, अंतिम प्रत्यंतर में राहु रहेंगे उस समय। अब जब भी हो, मैं तो वक्त तो बताया नहीं आपने कि कभी आपकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन 2020 के 8वें महीने तक इधर तो परीक्षाएं होने वाली नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि ये कोरोना के काल में सब तो ले डूबे हैं सब लोग। उसके बाद मैं समझता हूं कि गुरु की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, और ये गुरु नवमांश में भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वो अपने ही राशि के हो रहे हैं। यहाँ अपने लग्न कुंडली में उच्च के हुए धन भाव में राशि से पंचम भी जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट उनको अच्छे मिल जाते हैं। धनु लग्न की कुंडली में वो दशमेश होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और एक बात बता दूं तो स्थिति अच्छी है, घबराइएगा मत। बस एक बात और विचार करके रखिएगा कि अभी आपकी कुंडली में 2021 के 12वें महीने तक गुरु के साथ शुक्र का संयोग हो रहा है, और ये गुरु और शुक्र का संबंध तृतीय एकादशवें का है। आप अपना पूरा दे रहे हैं तो पक्की बात है कि हो जानी चाहिए। मैं इस बात को समझता हूं, क्योंकि गुरु उच्च के और शुक्र का नीचत्व भी बेहतरीन तरीके से दिग्बली होकर के बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए पंचमेश भी होते हैं, यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ बैठे त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, और सूर्य भी जहां नीच के हो रहे हैं वहीं चंद्रमा नीचाभिलाषी भी हो रहा है। तो मनाना किसको है? दरअसल आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, और सूर्य थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, वो नीच के हो रहे हैं। आपकी कुंडली में उच्च ग्रहों की संख्या अगर देखता हूं तो गुरु उच्च के हैं, बाकी के ग्रह जो जितने भी हैं वो क्रमशः बहुत बुरे नहीं हैं। सूर्य अगर बुरा होता है, सूर्य अगर बिगड़ा होता है तो थोड़ी सी परेशानी को बढ़ा देता है। नवमांश कुंडली में भी वो नीच का ही हो रहा है, इस वजह से फिर भी मैं समझता हूं कि थोड़ी सी परेशानी है।
अगर वो लग्न कुंडली में भी नीच का हुआ, नवमांश में भी नीच का हो रहा है, लेकिन 12वें जा रहा है और चंद्रमा के साथ अमावस्या दोष भी पैदा कर रहा है, तो मन को साधिए, मन को साधिए, परमानेंट मेहनत करिए। आप कहीं ना कहीं से रेगुलरिटी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा परेशान दिख रहा है, वो 12वें जा रहा है, मन को भटकाने का काम करता है। शिव जी की पूजा और गणेश जी की आराधना बनती है। गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। प्रत्येक दिन अपने कमरे में गणेश जी की बड़ी सी फोटो लगाइए और उनकी पूजा करिए। एक बात बता देता हूं, जो लोग नहीं समझते हैं वही इन तस्वीरों को सिर्फ तस्वीर मान बैठे हैं। दरअसल वो तस्वीर कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा। वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। इन सभी चीज़ों से और नियम से करिए तो बेहतर रिजल्ट मिलने के आसार कई गुना ज़्यादा हैं। अब अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली अनिरुद्ध जी की है। यह है मुंबई महाराष्ट्र से। 25 जनवरी 1999 8:45 सुबह में इन्होंने पूछा है IAS की तैयारी करूं या फिर बिजनेस करूं। बिजनेस कर लीजिए, बताता हूं क्यों। दरअसल आपकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं शनि, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। चंद्रमा तो पापक ग्रह नहीं बन रहा है, शुभ ग्रह बन रहा है, लेकिन वो फिर भी आधा फल कर रहा है। दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं, ये कमजोर होता है और वो नीच के शनि के साथ बैठा है। लग्नेश नीच का है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए बड़ा मेहनत करना होगा और करना भी होगा। हालांकि लग्नेश पराक्रम भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति बने शनि वो पराक्रम भाव में बैठे, व्यक्ति के अंदर पराक्रम की ताकत है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नीच का चंद्रमा नीच के शनि के साथ चंद्रमा जो बैठे हैं वो उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं। लेकिन ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का है, तो आपका मन भी लगता है मेहनत करने में, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अनिरंतरता है और कहीं ना कहीं वो मेहनत दबा दबा सा है। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। कारण क्योंकि जन्म कुंडली के वो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, जन्म कुंडली के वो सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, जा रहे हैं 12वें और ऊपर से वो शनि की राशि में भी जा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है। एक तो 12वें जाना, ऊपर से उनकी जो युति बन रही है वो कहीं ना कहीं ज्ञानेश से बन रही है, यानी कि ज्ञान भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति, पंचम और सप्तम भाव के अधिपति का संयोग होगा जाकर के 12वें भाव में। ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को कमजोर कर रहा है और ज्ञान के पक्ष को कमजोर कर रहा है। एक जगह बैठ करके व्यक्ति टिक करके मेहनत नहीं कर पाता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। लगातार बैठने का मन तो करता है, लेकिन स्थिति है, आप खुद से आकलन करके देखिएगा मैं कितना सही हूं। दरअसल बुध 12वें बैठा है और सूर्य भी 12वें बैठे हैं। षडबल में भी सूर्य कमजोर दिख रहे हैं। नवमांश में भी अगर देखता हूं तो सूर्य की स्थिति उच्च की तो हो रही है, लेकिन छठे भाव में, प्रतियोगिता भाव में, यह सफलता दिलाने के आसार को पैदा करते हैं। दरअसल अभी अगर दशा की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में अभी सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति, 12वें बैठे हैं, ये कमजोर दिख रहे हैं और दरअसल वो सम राशि के बैठे हैं, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनका बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है। हालांकि तात्कालिक मित्रता में वो मित्रता में जा रहे हैं। गौर करिएगा, एक बार फिर से बताता हूं, सप्तम भाव के अधिपति बने सूर्य वो 12वें गए, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ तात्कालिक मित्रता में जाने से समता के संबंध में आ रहे हैं, 50% का रिजल्ट करेंगे। और चंद्रमा कमजोर हो रहा है शनि के साथ, इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यवसाय आप शनि से संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश ही नीच का है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मेहनत करना ही होगा। दरअसल पराक्रम भाव में एक ग्रह अगर नीच का हो जाए तो लोग यहां ये भी कहेंगे कि वो उसका कारक भाव है, लेकिन अगर ग्रह नीच का हो और अपने अच्छे राशि के अधिपति के साथ ना बैठा हो, रोगेश के साथ बैठा हो, रोग भाव में राहु बैठा हो, तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर व्यक्तित्व का मालिक या आत्मविश्वास का मालिक सूर्य ही अगर 12वें चला जाए तो व्यक्ति को कई बार दम्भी भी बनाता है, घमंडी भी बनाता है और कई बार ख्याली पुलाव बनाने वाला भी बना देता है। एक बात और बताता हूं, कुंभ लग्न है आपका, इस वजह से आप बन सकते हैं, ये मैं पक्के तौर पे जानता हूं, लेकिन आपको उतरना होगा दौड़ करके, थक करके नहीं। और इस जीवन को अगर समझते हैं तो मैं समझता हूं कि गुरु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपके अंदर सीखने और समझाने की कला बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि गुरु स्वराशि के बैठे हैं धन भाव में। ये श्रेष्ठ धनवान बनाने के योग को लेकर के पैदा होता है व्यक्ति। ऐसी स्थिति में दशमांश कुंडली में अगर आता हूं तो आपकी कुंडली में मीन लग्न बनता है और लग्नेश बनते हैं गुरु, वो जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव के साथ बैठे हैं मंगल के साथ भाग्य भाव में बैठे ये व्यक्ति को भाग्यवान तो बनाएंगे, क्योंकि मंगल एक तरीके से अगर मैं समझता हूं तो आपकी कुंडली का भाग्यश्री तो होता है। दशमांश कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं गुरु और ये अपने भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे, और मीन लग्न के अधिपति दशमांश कुंडली में गुरु बनते हैं, वो भाग्य भाव में बैठे हैं। ये ठीक है, मेहनत करिएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। ऊपर से
अगर नौकरी के लिए दशमांश कुंडली में विचार करता हूं तो सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं दशम भाव में, तो व्यक्तित्व तो निखर करके सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं दशमांश कुंडली ये बोल रही है कि व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से सफलता के चांस कई गुना है। कारण है क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं शनि की राशि में, ये भी अच्छी बात है, दशमांश कुंडली अच्छी बन रही है। दूसरी बात बता दूं, व्यवधान आ रहा है पढ़ाई में, राहु पंचम भाव में बैठे हैं नौमांश कुंडली में, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, इसको समझिए। और मैं समझता हूं कि सूर्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वो आधा फल कर रहे हैं। जिस कुंडली और जिस सवाल को आपने मुझे भेजा है उसके लिए सूर्य के मजबूत होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सूर्य को मजबूत करने के लिए कि उसकी आराधना करी जाए, उसके मंत्रों का जप किया जाए और रेगुलर बेसिस पे जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए सूर्य की महत्ता बहुत ज़्यादा है श्रीमान, मैं यही कहूँगा। और ज्योतिष चूंकि ये मानता है कि अगर आप सूर्य की पूजा नहीं कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं किसी बहुत बड़े पद पे जाने के लिए तो निश्चित रूप से वो मिलेगा जरूर, लेकिन विलंब से, और साथ ही साथ उसके फायदे भी थोड़े कम से दिखते हैं। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, व्यक्तित्व को निखारने के लिए बड़ी ज़्यादा चंदन की तरह घिसना पड़ता है। आगे अगली कुंडली पे आता हूँ। अगली कुंडली इशिता जी की है, यह है हिमाचल प्रदेश शिमला से। आइए, इन्होंने भेजा है 3 अप्रैल 2003 22:03। पूछा है डॉक्टर बनने के योग हैं, आप पहले मन को नियंत्रित करने का काम करिए। ये मन भटक रहा है क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि का चंद्रमा पापक होता है। हालांकि वो बढ़ रहा है पुण्य ग्रह और शुभ ग्रह बनने के लिए, लेकिन छठे भाव में बैठा है। उच्चाभिलाषी तो है लेकिन शत्रुग्रही है क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है। तात्कालिक मित्रता में बिल्कुल भेद हो रहा है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। महाधनी योग लगा करके गुरु की राशि में बैठे हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में अगर कैरियर भाव को देखते हैं तो वहाँ के अधिपति बनते हैं सूर्य। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति होती है। और अगर विचार करते हैं तो सूर्य यहाँ के अधिपति, दशम भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से योग कारक स्थिति बना करके त्रिकोण में बैठे हैं गुरु की राशि में, क्योंकि अगर यहाँ 8 लिखेगा तो यहाँ 12 लिखेगा। एक ही ग्रह जो केंद्र से और त्रिकोण से संबंध बनाया, ये ठीक है, गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन बुध और चंद्रमा थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। अगर सूक्ष्म अध्ययन करता हूँ तो मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपकी कुंडली डॉक्टर बनने के योग्य है या नहीं, इसमें कितने योग हैं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मन आपका थोड़ा सा चंचल है, अपवित्र है, उसे परेशान मत होने दीजिए, उसको बांधिए। दरअसल चंद्रमा लग्न में ही बैठा है नौमांस में, और ये कहीं ना कहीं आपको स्थिर बुद्धि का तो बनाता है लेकिन चंचलता भी उसी हिसाब से दे देता है। क्योंकि अगर देखता हूं तो मंगल के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, लग्नेश बिल्कुल स्वतंत्र हैं और लग्न पे शनि, राहु और केतु का प्रभाव दिख रहा है। यानी कि लग्नेश के ऊपर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, और गुरु चूंकि वक्री हैं। अब गौर करिएगा, लग्न कुंडली में गुरु यहां वक्री हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या भी दे रहे हैं, रोग भी दे रहे हैं, वात जनित समस्या भी दे रहे हैं, चमड़े से संबंधित शिकायत भी दे रहे हैं। ये गुरु नहीं, बुध भी दे रहे हैं। विपरीत राजयोग में बुध बना हुआ है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा के साथ दो शुभ ग्रह जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ करके, जहां चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और शत्रुग्रही हो रहे हैं, बुध आपकी कुंडली में मंगल के राशि में बैठा है, वो भी शत्रुग्रही हो रहा है। तो बुध और चंद्रमा जब ऐसे दो ग्रह जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अगर ये परिवर्तन में हो रहे हो या फिर ऊहापोह वाली स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के निर्णय को अव्यवस्थित कर देते हैं। माइनरी अगर मैं आपको कहूं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले निर्णय लेने से पहले 10 बार विचार करना जरूरी है। ऐसे आपकी कुंडली में नौकरी, अगर डॉक्टरी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आप वृश्चिक लग्न से हैं, ये बनता है। और राहु और मंगल का संबंध या शनि और मंगल का संबंध षडाष्टक का बन रहा है, और ऊपर से बुध और चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली के छठे भाव में आ रही है। और उसके बाद अगर सूर्य और मंगल की बात करता हूं तो वो भी दोनों एक दूसरे से चौथे और 10वें के संबंध में है। और डॉक्टर बनने के लिए पंचम भाव का अधिपति गुरु उच्च हो रहा है और यहाँ का संबंध ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि गुरु मंगल हैं जन्म कुंडली के नौमांस में, यहाँ ये दे सकते हैं आपको, क्योंकि छठे भाव के अधिपति होते हैं गुरु, वहाँ सूर्य बैठे हैं और वो पंचम में आ रहे हैं। स्थितियाँ हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ, उसमें भी सफलता तभी मिलेगी जब आपका मन आपके साथ 100% रहेगा, क्योंकि वो भटक रहा है। उसे पेंडुलम ना बनाइए, उसे स्थिर करिए, शिव जी की पूजा करिए, सबसे पहले ये आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा मुझे इस कुंडली में छठे भाव में जा रहे हैं, सूर्य और शनि राहु का प्रभाव उनके ऊपर उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है। लग्नेश बिल्कुल किसी से भी दृष्ट नहीं है, लेकिन लग्न पे शनि राहु केतु का प्रभाव है। ये स्थितियां आपकी प्रतिकूलता को दर्शा रही हैं। मैं उन ज्योतिषियों में से या फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको खुश करने का काम कर सकूं, ये मुझसे नहीं होता है।
अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली सचिन जी की है। यह है चरखी दादरी, हरियाणा। चरखी दादरी किसी चीज के लिए प्रसिद्ध भी हुआ था कुछ साल पहले। 5 सितंबर 2003, 6:53। थोड़ा बताइएगा तो मुझे, चरखी दादरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ था कुछ साल पहले? आप लोगों के लिए यह सवाल हो सकता है। आगे आते हैं। इन्होंने पूछा है क्या मैं एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकता हूं? आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो दरअसल एक्टिंग के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। राशि बनती है लग्न में सिंह की। सिंह राशि का होना, लग्न में सूर्य का होना, लग्न में गुरु का होना, शुक्र का होना, बुध का भी होना, ये चारों से 4 ग्रह आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं। और अगर विचार करता हूं तो इसमें से अस्त ग्रहों की संख्या क्रमशः 3 है। कौन कौन? एक तो बुध अस्त होगा, डिग्री के आधार पर वो सूर्य से निकट जा रहा है। एक उसके बाद अस्त होंगे गुरु भी, क्योंकि वो 8 अंश के हैं तो वो भी अस्त होंगे। और तीसरे ग्रह के रूप में स्वयं शुक्र भी अस्त हो रहे हैं। तो ये थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाने वाले हो रहे हैं। कारण है क्या? क्योंकि ये 4 ग्रह यहां बैठे तो हैं, जिसमें से 3 ग्रह अस्त हो रहे हैं सूर्य से, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से आपके काम में विलंब को भी देखा जा रहा है, क्योंकि दरअसल वो देखेंगे जो शनि, श्रीमान सचिन जी, शनि जो देखेंगे वो सूर्य की राशि को देखेंगे, और सूर्य उनके प्रबल शत्रु होते हैं। और आपकी कुंडली में शनि जो बैठा है वो बहुत अच्छी राशि में बैठा है, अति मित्र का होकर के बैठा है। ऐसी स्थिति में कि यहां से वो बैठ करके लग्न को देखेगा तो आपको काम में विलंब देगा। और उस शुक्र पे, जो कि एक्टिंग के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भरा ग्रह होता है, राहु की दृष्टि है। 9वें भाव से बैठ करके राहु 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, और इन क्रमशः सभी ग्रहों पे ग्रहण भी लगा रहे हैं। गुरु को देखेंगे तो प्रभावित करेंगे, सूर्य को देखेंगे तो प्रभावित करेंगे, बुध को देखेंगे तो प्रभावित करेंगे, शुक्र को देखेंगे तो पॉजिटिव प्रभावित करेंगे। दरअसल आपकी कुंडली में बुध का जो अंश है वो 29 अंश का है, और राहु भी 29 अंश पे है। ये दोनों लड़ रहे हैं, दरअसल द्वंद्व में है। और राहु सम राशि का बैठा है और बुध अस्त होकर के बैठे हैं। इस आधार पर अगर देखता हूं तो बुध की हार होती है। अब उसके बाद विचार करता हूं। आपने पूछा है एक्टिंग के क्षेत्र में, मैं 2-3 बात आपको इतर बताता हूं। अगर किसी के प्रभाव से आकर के प्रभावित हो रहे हैं और अपने क्षेत्र का चुनाव कर रहे हैं तो विचार कर लीजिएगा। लेकिन अगर किसी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने चाहते हैं और बढ़ने की इच्छा हो रही है तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए। एक बात बता देता हूं, हैंगओवर से प्रभावित होकर के आप किसी के हैंगओवर में आकर के अपने प्रभाव और अपने परिणामों को मत आगे बढ़ाइए। दरअसल हम किसी को देख करके अपने कैरियर का चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारे मन के अंदर से आता है ना, वो तो हमारे मन की इच्छा होती है जो कहीं ना कहीं दमित होती है। हमें ये देखना होगा कि क्या मैं उस क्षेत्र में जाने के लायक हूं। दरअसल मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी अवस्था 17 साल की है। 17 साल की अवस्था का जो निर्णय होता है वो प्रायः सूखे पुआल की तरह होता है, जो तुरंत ही खत्म हो जाता है। वो अगर लगातार बना रहे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु की दशा है, शुक्र की दशा भी चल रही है। हालांकि आपकी कुंडली के लिए शुक्र दशमेश भी होते हैं, और ऐसी स्थिति में अभी कैरियर की दशा भी चल रही है। लेकिन मैं जो समझता हूं सबसे ज्यादा आपको बेहतर तरीके से कहना चाहूंगा कि किसी के प्रभाव में आकर के और किसी को देख करके किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। किसी दूसरे के निर्णय से हम सीख सकते हैं, उसकी कॉपी नहीं कर सकते। नहीं तो उत्तर कभी कभी शिक्षक बदल भी देते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली रोशनी सतंकर जी की है। यह है मध्य प्रदेश, परसिया इनका जगह है। 9 जुलाई 1996, 9:45। इनके पुत्र की यह कुंडली है, और दरअसल इनका नाम अभिषेक है। इन्होंने पूछा है, इनका स्वास्थ्य परेशान रह रहा है और वो कई दिनों से परेशान है। दरअसल एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छे भाव में नहीं बैठा है। वो मित्र के भाव में तो बैठा है, मित्रवत होकर के मंगल की राशि में मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में जा रहा है यहाँ पे। और आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश शत्रुग्रही हो रहे हैं, और अभी कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं। लग्नेश की दशा करियर के हिसाब से ठीक होगी, क्योंकि वो लाभ भाव में बैठे हैं लग्न के अधिपति होकर के, और बुध के साथ हैं, जहां उन्होंने अंश में बुध 20 अंश के हैं और सूर्य 25 अंश के हैं, 23 अंश के हैं। इस वजह से ये इन्होंने कहीं ना कहीं बुध को अस्त कर रखा है। और दूसरी बात है, चंद्रमा आपकी कुंडली में कुमार अवस्था का है और सूर्य वृद्ध होकर के बैठे हैं। लग्नेश अगर कमजोर हो, लग्नेश अगर वृद्ध अवस्था का हो, तो कहीं ना कहीं स्वभाव और स्वास्थ्य को परेशान करने वाला हो जाता है। अब ये समझते हैं कि ये दरअसल हुआ क्यों था, क्योंकि अभी से पहले आपकी कुंडली में
अभिषेक जी राहु की दशा चल रही थी, सूर्य में राहु थे, वो खत्म हुए 2020 के दूसरे महीने तक। तो उसके बाद ये स्थितियां थोड़ी सी बदली तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं बदली हैं। सूर्य में अब गुरु आ गए हैं और गुरु आपकी कुंडली में बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति, और ये पेट से संबंधित समस्या देते हैं, निरंतर कोई ना कोई समस्या दे रहे हैं। कारण क्योंकि शनि और केतु वहीं बैठे हुए हैं यहीं पे। ये रोग व्याधि से तीसरा भाव है, तो आपके कुंडली में अगर अष्टमेश की दशा चल रही हो, अष्टमेश अंतर में हो, तो वो लग्नेश को भी प्रभावित करेगा। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से सप्त सप्तम सिद्धांत के अंतर्गत एक दूसरे को देख रहे हैं। सोच के देखिए, सूर्य लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठे और जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु वक्री हैं तो कहीं ना कहीं वो पिछले भाव का भी फल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुख का वो थोड़ा सा भेदन भी कर रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली के लिए गुरु कारक होते हैं, अच्छा फल मिलेगा थोड़ा रुकने के बाद। 2021 में ये दशा चेंज होगी। मैं समझता हूं कि 20 बीतने के बाद थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल होगी और स्वास्थ्य को लाभ में जाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ये स्थितियां अगर मैं बता दूं तो सूर्य में बुध जब तक नहीं आएंगे तब तक अभी इधर आने की संभावना, स्वास्थ्य के सही होने की संभावना थोड़ी कम देख रहा हूं। सूर्य में बुध आएंगे 2021 के 11वें महीने में, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के लाभेश होते हैं, लाभ भाव में ही बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। ऊपर से गुरु की जब उन पर दृष्टि पड़ेगी और गुरु हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो लाभ देने लगेंगे। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में बुध नवमांश में भी कमजोर हो रहा है, इस वजह से वहां वो अस्त हो रहा है लग्न में, और नवमांश में अष्टम में गया है तो फिर भी परेशानी बनी रहेगी। मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको कि सबसे पहले आप सूर्य की आराधना करना शुरू कर दीजिए, और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हो तो मुझे एक बार मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। मैं आपको वहां पे एक उपाय बता दूंगा, आपको वो कर लेने से मुझे लगता है कि कई गुना लाभ मिलने के आसार बन जाएंगे। कैरियर के हिसाब से आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मालव्य योग में है वो, और दरअसल वो ठीक हैं, हर जगह भाव से वो वर्ग उत्तम भी हो रहे हैं। चंद्रमा भी ठीक है, भाग्य भाव में बैठा है, गुरु भी बहुत अच्छे हैं, त्रिकोण भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। ये स्थितियां ठीक हैं। पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप बोल दीजिएगा कि मुझे पराशर जी ने कहा है, मैं वहाँ पे आपको, लोग जो भी आपसे व्हाट्सएप पे जिनसे बात होगी वो आपसे फी की मांग नहीं करेंगे। अगली कुंडली कुमुद रंजन तिवारी जी की आईडी से है, आराध्या नाम से। इन्होंने पूछा है, जमशेदपुर झारखंड से हैं ये, 10 फरवरी 2014 14:40। इन्होंने पूछा है अपनी बेटी के लिए कि किस क्षेत्र में इन्हें भेजा जाए। दरअसल एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र का है और अभी राहु की दशा चल रही है बच्ची के ऊपर से, जो चलेगी 2031 के तीसरे महीने तक। इन्हें एक लाजवर्त धारण कराइए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मन थोड़ा भटकेगा और पता भी नहीं चलता है ना, बच्चों का मन भटकता है तो पता भी नहीं चलता है, वो परेशान रहते हैं और माता पिता ये सोचते रहते हैं कि क्यों बदमाशी कर रहा है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। और दरअसल डर इतना होता है बच्चों के ऊपर माता पिता का, अनुशासन इतना ज़्यादा होता है माता पिता का अपने बच्चों के ऊपर कि वो उन्हें बता भी नहीं पाते। और कैरियर का दबाव इतना ज़्यादा माता पिता का होता है अपने बच्चों के ऊपर, आगे बढ़ने की इच्छा, आगे बढ़ करके देखने की इच्छा इतना ज़्यादा होती है कि बच्चे इस दौरान बोल भी नहीं पाते कि वो किस समस्या से ग्रसित हैं। दरअसल राहु की दशा व्यक्ति के मन को मथने का काम करती है, परेशान करने का काम करती है, और ये है भी कि ये महसूस भी कर सकती हैं। 16 साल की अवस्था है तो निश्चित रूप से परेशान होंगी। एक लाजवर्त इनके दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में धारण करा देना चाहिए शनिवार के दिन। अगली बात करता हूँ कैरियर के लिए। अगर मिथुन लग्न की कुंडली बनती है तो लग्नेश होते हैं बुध, वो जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लग्न के अधिपति बने बुध, 3 नंबर की कुंडली बनी, भाग्य भाव में बुध वक्री हुए अष्टम का भाव का भी फल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखता हूँ तो भाग्य भाव में बैठे हैं बुध, लेकिन अष्टम का फल करेंगे तो वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। इस वजह से धैर्य रखने की आवश्यकता है, और अगर 1-2 बार असफलता मिले भी तो परेशान नहीं होना चाहिए। कारण बताता हूँ, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में जा रहे हैं, और सूर्य इनकी कुंडली में एक तरीके से अगर मैं समझता हूं तो पराक्रम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे हैं। इस वजह से 2-3 बार असफलता के भी योग दिख रहे हैं। हालांकि वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठ करके योग अच्छा बना रहे हैं। गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में, गुरु सप्तम भाव के अधिपति होते हैं,
मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं गुरु, वो लग्न में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लग्न में ही चंद्रमा भी बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं लग्न में, व्यक्ति को भाग्यशाली ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि, अत्यंत श्रेष्ठ बना ही देगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। सूर्य को अगर जातक या जातिका मना ले तो व्यक्ति का सारा काम बनता है, कहीं से विलंब होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात बता दूं तो आपको अगर इन्हें किसी क्षेत्र में भेजना है तो नौकरी में उच्च पद के लिए आप इन्हें किसी भी क्षेत्र में भेज सकते हैं, विशेषतया शनि से संबंधित। अगर व्यक्ति वाणी से संबंधित कोई काम करे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि बुध की राशि बनती है लग्न में, बुध दशमेश होते हैं, शनि उच्च के होकर के बैठे हैं मंगल और राहु के साथ। पंचम भाव में तीन तीन पापक ग्रहों का बैठना, जहां पे उच्च के शनि बैठे हैं ज्ञान भाव में, ये बहुत बड़ी बात है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु की दृष्टि की बात करता हूं तो गुरु सप्तम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठ करके उच्च के शनि को देख रहे हैं और उन्हें बल चंद्रमा से भी मिल रहा है। ये बात बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है कि जातक किसी साधारण कुंडली को लेकर के पैदा नहीं हुआ है। शनि मंगल राहु यहां बैठे हैं, विवाह थोड़ा मिला करके करिएगा, क्योंकि पंचम भाव थोड़ा प्रभावित हो रहा है बुरे प्रभावों से, लेकिन कैरियर के हिसाब से ये बेहद अच्छी बात है। केतु लाभ भाव में बैठ करके बड़ा बेहतर लाभ देंगे। शुक्र की स्थिति भी अगर मैं समझता हूं तो ये अच्छी ही कही जाएगी, लेकिन एक बात बता देता हूं तो शुक्र यहां अकेले बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को बहुत अच्छे से खंगाल करके स्थापित करने की बात होगी। और विवाह के लिए मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो मिला करके करना आवश्यक होता है। कैरियर चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, मैं अगर इन्हें बात कहूं तो व्यक्ति राहु से प्रेरित ज्यादा है, तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो दम लगा करके पैसे कमा लेगा। और पैसे ही क्या, ये योग्य हैं क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं, व्यक्ति को यशस्विता प्रदान कर रहे हैं गुरु। और जन्म कुंडली में पंचम भाव में उच्च के शनि बैठे हों तो न्याय का क्षेत्र भी बनता है। अगर न्यायपालिका से संबंधित किसी क्षेत्र में भेजा जाए, अगर नौकरी के लिए पीसीएस वगैरह की भी तैयारी करी जाए तो बनती है ये चीजें, क्योंकि मंगल की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो मित्र हैं वो और बाल अवस्था के भी हैं। साथ ही साथ अगर इस कुंडली में गुरु की देखता हूं तो गुरु भी दो भावों के अधिपति होते हैं, सप्तम और दशम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे, ये बेहद अच्छी बात है। व्यक्ति की कुंडली में अगर जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर अगर दशमांश की चर्चा करता हूं तो दशमांश में धनु लग्न बना, दशम भाव के लग्न के अधिपति बने गुरु 12वें जा रहे हैं, लेकिन दशम भाव के अधिपति और राहु की स्थिति लग्न में होने के कारण व्यक्ति अगर लॉ आदि के क्षेत्र में जाए तो ज्यादा यहां भी दिखने को बन रहा है। बुध पंचम भाव में बैठे हैं, इस वजह से वाणी का व्यवसाय बनता है, बोलने का काम जहां पे हो, जहां पे एकदम अकाउंटेंट वगैरह का काम जहां पे हो जाए, जहां पे एक कागजी काम जहां पे करने की बात होती है, उस क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली कपिल जी की है, साइंस एस्ट्रो के नाम से इनकी आईडी है। इन्होंने पूछा है, यह हैं दरअसल नारनौल हरियाणा से, 22 अप्रैल 2002 22 बजे इनका जन्म का समय। इन्होंने पूछा है क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा को पढ़ते हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के होते हैं। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। दरअसल शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक के चंद्रमा 50% के परिणाम करता होते हैं, और 50% के परिणाम करता होने के कारण उनका जो फल रहेगा, चाहे वो पापक का हो या शुभक का, थोड़ा आधा होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने अगले ही पंक्ति में ये लिखा है कि गुस्सा नाक पे रहता है। क्यों ना हो सर, आप खुद को पहचानिए, आप सिंह राशि के हैं, ऊपर से चंद्रमा बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी होगा, उसको चंद्रमा सपोर्ट कर दे रहे हैं। और दरअसल सूर्य जो राशि का अधिपति है वो उच्च का है। राशि के अधिपति को अगर हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक व्यक्ति के स्वभाव को समझना मुश्किल है। सूर्य यहां के अधिपति बने, आपकी राशि जो है वो सिंह की है, लेकिन वो प्रभावित क्या वास्तव में सिंह से है, तो दरअसल है। कारण क्योंकि लग्न पे मंगल भी देख रहे हैं, और सूर्य जो कि राशि के अधिपति होते हैं, वो सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे भाव में रोग पैदा कर रहा है, क्रोध रोग होता है, और वो उच्च का है। ये क्रोध का कारण है, इसको मनाइए। हालांकि आप हैं वृश्चिक लग्न के तो मानेंगे बड़े कम। और दरअसल एक बात बता दूं तो लग्न पे राहु का, शनि का, मंगल का और शुक्र का, इन सब का प्रभाव है। आप थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा किया करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, और शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित किया करिए। आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये करते भी होंगे। अगर फिर भी बात ना बने तो गणेश जी के मंत्रों का जप भी बनता है। अगर फिर भी आप इसे भी करते होंगे तो गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए या गणेश पंचरत्न का पाठ करिए। अगर फिर भी आप, चूंकि मैं समझता हूं कि अगर करते होंगे तो मुझे एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में
थोड़ा कमजोर दिख रहा है, वो प्रभावित हो रहा है बुरे प्रभावों से, क्योंकि मंगल की दृष्टि होगी चौथी। और साथ ही साथ अगर मैं विचार करता हूं तो वो उच्च की राशि में बैठा, जहां पे वो चंद्रमा बैठा हुआ है दरअसल सिंह राशि में, उस राशि के अधिपति उच्च के हो करके पाद दृष्टि से उसको देख भी ले रहे हैं। इस वजह से उसमें शीतलता ना होकर के थोड़ी सी गर्माहट ज्यादा है। आपने पूछा है डॉक्टर के लिए, आपकी कुंडली में डॉक्टर के योग हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में शत्रुग्रही है, तो इस वजह से थोड़ा विलंब भी कराएगा। लेकिन नवमांश कुंडली में वो अपने राशि में जा रहा है पंचम भाव में, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। और पंचमेश और अष्टमेश की अगर बात करता हूं तो ये दोनों भी अच्छी स्थिति में है, इसमें भी कहीं से परेशानी नहीं होती है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा जो है वो मिथुन के हो रहे हैं सप्तम भाव में, और ये दोनों ग्रह तृतीय एकादशवें के संबंध में है, ये ठीक है। दशा के आधार पर आपकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, और शुक्र की अवस्था अगर देखता हूं तो वो स्वराशि के हैं, लेकिन अवस्था में मृतप्राय हैं, क्योंकि उनकी डिग्री देख रहा हूं वो 18 अंश के हैं, और ऐसी स्थिति में वो मृतप्राय हो रहे हैं। तो दशा का स्वामी अगर मृतप्राय होगा तो प्रभावित करेगा और अपने फल को कमजोर देगा। मैं आपको 2-3 बात बताता हूं। डॉक्टर बनने के तो योग हैं आपकी कुंडली में, आप मेहनती भी होंगे, लेकिन एक बात बताता हूं कि मन को थोड़ा सा बांधने की आवश्यकता है। और दरअसल मन को बांधने से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको अनिरंतरता की समस्या से भी आप जूझ रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र पर मेहनत आपका कम होगा। हालांकि आप पराक्रमी है, क्योंकि मंगल देख रहा है और उसकी उच्च की राशि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बन रही है। पराक्रमेश होते हैं शनि, वो जाकर के नीच की राशि से निकल करके यहीं आए हैं। इस वजह से यह भी विचार करने वाली बात है, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति जहां 10 नंबर यहां लिखता है, पराक्रम के अधिपति अभी अभी तुरंत हाल ही में निकल करके आपकी कुंडली में नीच की राशि से निकल करके सप्तम में बैठे हैं, और ये अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं। विवाह वगैरह मिला करके करिएगा, क्योंकि हो सकता है तो आप गुस्से वाले हैं, और मुझे तो सिंह लग्न वालों से वैसे भी बड़ा डर लगता है, तो विवाह मिला करके करना जरूरी है। नहीं तो फिर, क्योंकि आप दरअसल दोनों ही तरीके से पुरुषोचित ज्यादा हैं, सिंह लग्न और वृश्चिक राशि, मंगल से प्रभावित और सूर्य से प्रभावित। अगर आप बुध और शुक्र से प्रभावित होते तो मैं समझ जाता, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पत्नी को डरने की आवश्यकता होगी, मुझे पता है, डराने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं स्त्रियों का सम्मान बनता है, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी बनता है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं जब सूर्य उच्च का हो और गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो ये व्यक्ति को थोड़ा दम्भी भी बनाता है, थोड़ा व्यक्ति ईगो से युक्त हो जाता है, घमंड हो जाता है। अपने आप को गौर करने की बात है कि आप सिंह राशि, वृश्चिक लग्न, गुरु का अष्टम में होना, सूर्य का उच्च का होना, मंगल और शनि राहु का प्रभाव लग्न पे होना, व्यवसाय और स्वभाव को बदलना जरूरी है। स्वभाव उग्र ज्यादा है और मैं समझता हूं कि वो पक्के तौर पे होगा। मैं 100% ये बात सही करता हूं। अगली कुंडली दीपा सोनी जी की है। यह है दामोह मध्य प्रदेश से 7 अक्टूबर 1987 17:30। इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा। योग चल रहा था, अभी खत्म हुआ है, फिर आएगा 2021 के तीसरे महीने में। अब प्रयास कर रहे हैं विवाह का, बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि मंगल आएंगे 2021 के तीसरे महीने में। और अभी दशा शुक्र की चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के अष्टमेश होते हैं, वो विवाह नहीं कराते हैं, लेकिन शुक्र इंडिपेंडेंटली विवाह कराते हैं। अष्टमेश विवाह नहीं कराता है, शुक्र विवाह कराते हैं। और मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, बुध की राशि बनती है वहां सप्तम भाव में यहां पे, और बुध यहां के अधिपति होकर के अष्टम में गए हैं। तो एक बात आपको बताता हूं, बहुत गंभीरता से इसको गांठ बांध लीजिएगा कि विवाह मिला करके ही करना है, चाहे लेट से ही सही। अगर विवाह मिला करके नहीं करेंगे तो परेशानी है, ये पक्की बात है। दूसरी बात, मंगल, सूर्य और केतु आपके विवाह को परेशान और कमजोर करने के लिए ये जाने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में दरअसल द्वितीय भाव का अधिपति होगा। और यहां पे गुरु आपकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली बनती है, धन भाव में जाकर के महाधनी लगाए हैं योग। और धन भाव के अधिपति जो कि मंगल बनते हैं, वो अपने भाव से षडाष्टक में आकर के आपके सप्तम भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, सूर्य बैठे हैं। सूर्य कहाँ के अधिपति होते हैं? मीन लग्न की कुंडली के लिए सूर्य छठे भाव के अधिपति, यानी कि रोगेश भी यहीं बैठ गए, वो शत्रुग्रही होते हैं। और ऊपर से केतु भी बैठा है। केतु भी आपकी कुंडली में अंश के आधार पर 8 अंश 48 कला, ये समराशि का होगा, क्योंकि वो बुध की राशि में बैठा है, बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में, तो समता का संबंध होगा। अवस्था के हिसाब से अगर देखता हूं तो ये 8 अंश 48 कला वृद्ध का हो जाएगा ये। तो ये बात बनती है। नक्षत्र को मैं समझता हूं तो आपकी स्थिति जो है वो चंद्रमा की रेवती नक्षत्र, और उसके बाद अगर देखता हूं तो राहु उत्तरा भाद्रपद में है,
ये स्थितियां मुझे थोड़ी सी कमज़ोर सी दिख रही हैं। और मैं एक बात और बताऊं तो शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में लाभ पे देख रहा है। आपकी कुंडली में लाभ की स्थिति अच्छी है और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव को भी देख रही है, वो भी ठीक है। मेहनत करिए तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का आसार भी बनता है। कारण क्योंकि छठे भाव के अधिपति जो कि सूर्य बनते हैं और दशम भाव के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं, इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन में हैं। कारण है क्या? क्योंकि सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा सूर्य को देख भी रहा है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। दरअसल आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं जो कि केतु का नक्षत्र होता है और ये केतु आपकी कुंडली के लिए अभी दशा में आ रहे हैं। तो मैं ये बात समझता हूं कि अगर जन्म कुंडली में लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की अगर दशा हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आपने मेहनत किया है तो 100% मिलने के आसार तो हैं। ऐसे दशा अभी अष्टमेश की चल रही है जो कि बहुत अच्छी नहीं होती है। इस कुंडली के लिए जो मीन लग्न की है उसके लिए शुक्र बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। एक तो वो त्रिक भाव के अधिपति, तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं और दूसरे अष्टमेश भी बनते हैं। ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है दीपा जी, आपकी कुंडली विपरीत राज्यों का निर्धारण भी कर रही है और ये ठीक है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में विवाह का जो काल आ रहा है 2021 में आ रहा है, अभी हाल में भी चल रहा था, वो बीता है। लेकिन जैसे 2021 आएगी आप अपना पूरा 100% दीजिएगा तो विवाह के आसार बनते हैं। आप 87 के हैं, निश्चित रूप से विवाह हो जाना चाहिए। राहु विलंब कराता है, केतु विवाह में विलंब कराते हैं और कहीं ना कहीं सप्तम भाव का अधिपति जब अष्टम में जाता है तो विवाह को विलंब से शुरू करता है, विवाह के सुख को विलंब से देता है। कहीं ना कहीं भाग्य भाव में बैठे शनि भी विवाह को कमजोर, क्योंकि भाग्य भाव जो है वो कहीं ना कहीं पति का भी भाव होता है। ये 10 कुंडलियां थी, इसमें से लगभग मैंने सभी लोगों को उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया है। और फिर भी बता दूं कि आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। मैंने सवाल पूछा है, चरखी दादरी अभी कुछ साल पहले किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? इस सवाल का उत्तर थोड़ा कमेंट में दीजिए। तो दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए वो प्रसिद्ध हुआ था वो चीज अब लुप्त तो नहीं हुआ है, क्योंकि दरअसल हमारे इंसान होने की सबसे बड़ी समस्या यही है, सामने आता है तो याद कर लिया और फिर भूल गए। चाहे वो किसी भी चीज के लिए क्यों ना प्रसिद्ध हुआ हो, जरूर बताइएगा क्यों प्रसिद्ध हुआ था। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।